एक सवाल पूछूं? जब नदी पहाड़ से टकराती है तो वो रुकती नहीं, रोती नहीं, चिल्लाती नहीं। वो बस झुक जाती है, रास्ता बदल लेती है, चुपचाप, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। और आखिर में वही नदी, वही कोमल बहती हुई नदी उस पत्थर को घिस देती है जो पहाड़ जितना सख्त था, सदियों तक, बिना रुके। तो बताओ, असली ताकत किस में थी? पत्थर में या पानी में? अगर तुम्हारा जवाब पानी है तो तुमने आज से 2500 साल पहले लिखी एक किताब का पहला सबक समझ लिया। और अगर तुम्हारा जवाब पत्थर था तो ये किताब तुम्हारे लिए ही लिखी गई थी। इस किताब का नाम है तौ ते चिंग, और इसे लिखा था एक ऐसे इंसान ने जो शायद कभी था ही नहीं, या शायद हमेशा से है, जो पहाड़ों में गायब हो गया लेकिन जिसके शब्द आज भी जिंदा है। नाम था उसका लाओ त्ज़ू। कहानी कुछ यूं है। चाइना में करीब 600 बीसी के आसपास एक बूढ़ा आदमी था। नाम था लाओ त्ज़ू, जिसका मतलब होता है बूढ़ा उस्ताद, या कुछ लोग कहते हैं पुराना बच्चा। वो एक इंपीरियल लाइब्रेरी का कीपर था। ज्ञान उसके चारों तरफ था, हजारों किताबें थीं, लेकिन वो खुद बहुत कम बोलता था। लोग उसके पास आते, ज्ञान मांगते, वो मुस्कुरा देता, कभी कभी एक दो लाइंस कहता, और लोग सोचते इस बूढ़े को क्या पता, इतना कम बोलता है। लेकिन जो लोग उसके पास थोड़ी देर बैठते वो कुछ अलग ही फील करके जाते, जैसे कोई वेट उतर गई हो, जैसे किसी ने कहा हो सब ठीक है। एक दिन उसने देखा उसका देश टूट रहा है, राजा लड़ रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, ग्रीड है, पावर है, वॉर है। हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो सबसे बड़ा है, सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्मार्ट है। लाओ त्ज़ू ने सोचा बस, और वो चल पड़ा, अपनी लाइब्रेरी छोड़कर, अपना पद छोड़कर, पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ, उस जगह की तरफ जहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां एक गार्ड था, यिनिशी नाम का। उसने लाओ त्ज़ू को रोका और कहा, जाने से पहले जो तुम जानते हो वो लिख दो, ताकि हम भी जान सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें। और लाओ त्ज़ू रुके। उन्होंने बैठकर लिखा सिर्फ 5000 वर्ड्स, 81 छोटे छोटे चैप्टर्स, और वो किताब बन गई जो आज तक की सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली किताबों में से एक है। बाइबल के बाद ताओ ते चिंग सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में छपी है। उसके बाद लाओ त्ज़ू चले गए। कहां? किसी को नहीं पता। कोई कहता है वो इमॉर्टल हो गए, कोई कहता है वो सिंपली जंगल में गायब हो गए। लेकिन उनके वर्ड्स वो आज भी यहां है, तुम्हारे और मेरे बीच। किताब का पहला ही लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। लाओ त्ज़ू कहते हैं, द ताओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल ताओ। यानी जिस ताओ को तुम बता सको वो ताओ है ही नहीं। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या बकवास है, अगर बता ही नहीं सकते तो किताब क्यों लिखी, 5000 वर्ड्स क्यों लिखे? लेकिन यही तो ट्विस्ट है। लाओ त्ज़ू कह रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो फील होती हैं, एक्सप्लेन नहीं होती। जैसे प्यार। तुम प्यार को डिफाइन कर सकते हो, प्यार इक्वल्स x+y, ये फॉर्मूला है? नहीं, तुम बस फील करते हो। जैसे एक माँ की गोद में बैठने की फीलिंग, तुम उसे वर्ड्स में कैसे कहोगे? नहीं कह सकते। ऐसे ही ताओ है। ताओ मतलब द वे, वो रास्ता जिस पर पूरी यूनिवर्स चलती है, वो रिदम जो हर चीज में है, हवा में, पानी में, तुम्हारी सांसों में, पेड़ों के बढ़ने में, मौसम के बदलने में, रात के दिन बनने में। एक एग्जाम्पल लो, तुमने कभी किसी बच्चे को चलना सीखते देखा है? वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन उसे कोई थ्योरी नहीं पढ़ाता, कोई उसे बैलेंस का फिजिक्स नहीं समझाता, कोई उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लेक्चर नहीं देता। वो नेचुरली सीखता है। उसके बॉडी को अपने आप पता है कैसे उठना है, कैसे बैलेंस करना है। ये ताओ है। ये वो नेचुरल इंटेलिजेंस है जो हर लिविंग बीइंग में है। ताओ कोई गॉड नहीं है, ताओ कोई रिलीजन नहीं है,
ताओ वो पैटर्न है जिससे यूनिवर्स चलती है। एंड इट एग्जिस्टेड बिफोर एवरीथिंग, बिफोर हेवन, बिफोर अर्थ, बिफोर टाइम, बिफोर वर्ड्स। लाओ ज़ू कहते हैं, ताओ इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। हर चीज इसी से आती है और एक दिन इसी में वापस जाती है। अब आता है किताब का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, वू वेई। वू वेई का लिटरल मतलब है नॉन एक्शन, एफर्टलेस एक्शन, यानी ऐसा काम करना जो नेचुरली हो, बिना फोर्स के, बिना स्ट्रगल के, बिना ईगो के। अब तुम बोलोगे, अरे ये तो बड़ी आसान लाइफ है, बस बैठे रहो, कुछ मत करो। लेकिन नहीं, ये उतना सिंपल नहीं है। वू वेई का मतलब लेजी होना नहीं है। वू वेई का मतलब है उस फ्लो में जाना जो ऑलरेडी है। एक कहानी सुनो। एक बढ़ई था जो बहुत बड़े बड़े परफेक्ट पहिए बनाता था। राजा के दरबार में उसकी बड़ी ख्याति थी। एक दिन राजा उसके पास आया और बोला, तुम इतने परफेक्ट पहिए कैसे बनाते हो? कोई बुक है, कोई फॉर्मूला, कोई सीक्रेट? बढ़ई मुस्कुराया और बोला, राजा साहब, अगर मैं बहुत स्लोली काम करूं तो पहिया लूज हो जाता है, अगर बहुत तेज करूं तो ठीक से फिट नहीं होता। परफेक्ट पहिया तब बनता है जब मेरे हाथ और लकड़ी एक हो जाते हैं, जब मैं नहीं सोचता, बस करता हूं। ये मैं अपने बेटे को भी नहीं सिखा सकता। ये बुक्स में नहीं है, ये बस होता है। यही वू वेई है। जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि तुम और काम अलग नहीं रहते। जब एक पेंटर ब्रश नहीं चलाता, बल्कि वो खुद ब्रश बन जाता है। जब एक म्यूजिशियन नोट्स नहीं बजाता, बल्कि वो खुद म्यूजिक बन जाता है। मॉडर्न लाइफ में बात करें, तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा चिंता करते हो, जब तुम ओवर थिंक करते हो, जब तुम बहुत फोर्स करते हो, उतना ही बुरा परफॉर्म करते हो। लेकिन जब तुम रिलैक्स होकर, फ्लो में होकर, बिना किसी प्रेशर के करते हो, तो कमाल हो जाता है। वो स्पीच जो तुमने बिना स्क्रिप्ट के दी थी, वो याद है। वो मोमेंट जब तुम सिंपली थे, वो याद है। दैट्स वू वे। डोंट फोर्स लाइफ, लेट इट फ्लो। लाइफ ऑलरेडी नोज वेयर टू गो, बस उसके साथ चलो। लाओ त्सू को पानी बहुत पसंद था। पूरी ताओ ते चिंग में वो बार बार पानी की बात करते हैं, और हर बार एक नया एंगल। वो कहते हैं, द हाइएस्ट गुड इज लाइक वाटर। वाटर गिव्स लाइफ टू द 10,000 थिंग्स एंड डज नॉट स्ट्राइव। इट फ्लोज इन प्लेसेस men रिजेक्ट एंड सो इज लाइक द ताओ। पानी के बारे में सोचो। पानी कभी आर्ग्यू नहीं करता। पानी कभी नहीं कहता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पानी ईगो नहीं रखता। पानी बस बहता है। जहां जगह मिलती है वहां चला जाता है। कोई रोकता है, घूम जाता है। कोई बड़ा पत्थर आता है तो रुककर इतना भर जाता है कि एक दिन ओवरफ्लो कर देता है। और अगर कोई रास्ता नहीं देता तो सीप करता है धीरे धीरे अंदर तक, और एक दिन वो पत्थर भी टूट जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी हमेशा नीचे जाता है। वो कभी ऊपर नहीं जाने की कोशिश करता। वो हम्बल है, वो सॉफ्ट है। लेकिन उसी पानी ने ग्रैंड कैनियन बना दिया। उसी पानी ने पहाड़ों को काट दिया। उसी पानी के सामने सबसे मजबूत पत्थर भी टिक नहीं सका। यही लाओ त्सू का मैसेज है। सॉफ्टनेस ओवरकम्स हार्डनेस, जेंटलनेस ओवरकम्स स्ट्रेंथ। रियल लाइफ में सोचो, वो इंसान जो हमेशा एग्रेसिव है, जो हर बात पर लड़ता है, जो प्रूव करता रहता है कि वो सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्मार्ट है, सबसे केपेबल है, वो एक्चुअली इनसाइड से सबसे वीक होता है, क्योंकि उसे हर रोज फाइट करनी पड़ती है। और वो इंसान जो शांत है, फ्लेक्सिबल है, जो झुकना जानता है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा पावरफुल है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो झुकता है वो टूटता नहीं। तूफान में वो पेड़ बचते हैं जो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो पेड़ जो बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल सख्त होते हैं, वो एक बड़े तूफान में स्नैप हो जाते हैं। ताओ ते चिंग में एक बहुत पावरफुल आइडिया है एम्प्टीनेस के बारे में, और ये आइडिया आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लाओ त्सू कहते हैं,
30 spokes share the wheel's hub. It is the center hole that makes it useful. Shape clay into a vessel. It is the space within that makes it useful. Cut doors and windows for a room. It is the holes which make it useful. मतलब एक पहिए में 30 तीलियां होती हैं, लेकिन पहिए को यूजफुल बनाता है बीच का खाली हिस्सा, वो होल जो एक्सल को जगह देती है। एक कमरे की दीवारें होती हैं, लेकिन कमरे को यूजफुल बनाती है उसके अंदर की खाली जगह जहां तुम रह सकते हो। एक कप होता है, लेकिन उसे यूजफुल बनाती है उसकी खाली जगह जहां चाय भरी जा सकती है। यानी एम्प्टीनेस इज नॉट नथिंग, एम्प्टीनेस इज पोटेंशियल, एम्प्टीनेस इज पॉसिबिलिटी। मॉडर्न लाइफ में हम हमेशा भरे रहना चाहते हैं, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ, फोन, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, कॉन्वर्सेशन, इंस्टाग्राम स्क्रॉल। हम साइलेंस से डरते हैं, हम खालीपन से डरते हैं, जैसे अगर हम एक सेकंड के लिए भी रुके तो कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं वो खालीपन ही असली क्रिएटिविटी का सोर्स है। वो साइलेंस ही वो जगह है जहां तुम्हारी असली आवाज है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम एम्प्टी होते हो, तभी कुछ नया आ सकता है, तभी कोई आइडिया आता है, तभी कोई सॉल्यूशन दिखता है। एक ग्लास जो पहले से भरा है उसमें और कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन जो खाली है उसमें कुछ भी हो सकता है। लाओ त्सु एक और बहुत डीप बात कहते हैं, मैनिफेस्ट प्लेननेस, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, रिड्यूस सेल्फिशनेस, हैव फ्यू डिजायर्स। हम क्या करते हैं? हम हमेशा मोर चाहते हैं, मोर मनी, मोर स्टेटस, मोर फॉलोअर्स, मोर वैलिडेशन, मोर ऑप्शंस। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वो हो जाएगा तब पीस आएगी, जब वो पोजीशन मिल जाएगी तब चेन होगी। लेकिन वो जब कभी नहीं आता, क्योंकि डिजायर के पीछे डिजायर है। एक पूरी होती है, दूसरी तैयार खड़ी है। लैडर है जिसके ऊपर और लैडर है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, छोटा घर था, परिवार था, वो खुश था, सिंपली। एक दिन एक अमीर आदमी आया और बोला, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, सूरज उगने से सूरज डूबने तक जितनी जमीन तुम पैदल कवर कर सको वो सारी जमीन तुम्हारी। किसान की आंखें चमकी, वो भागा। उसने सोचा बहुत जमीन चाहिए। वो इधर उधर भागता रहा, और ज्यादा। और जब शाम होने वाली थी वो इतना थक गया था, इतना एग्जॉस्टेड था कि उसका दिल बंद हो गया, वो मर गया। और आखिर में उसे जितनी जमीन मिली वो बस 6 फीट की थी, जितनी उसकी कब्र के लिए चाहिए थी। लाओ त्सु यही कहते हैं, कंटेनमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो है उसमें संतुष्ट रहना, यही असली अमीरी है। और ध्यान रहे, ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये डिफीट नहीं है, ये एक ऐसी चॉइस है जो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो ट्रूली वाइज हैं। लाओ त्सु का एक बहुत फेमस लाइन है जो आज सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर होता है, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। हम सारी जिंदगी दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को एनालाइज करते हैं। वो ऐसा क्यों है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद से कभी नहीं मिलते। सोचो, तुम आखिरी बार कब चुप बैठे थे, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ खुद के साथ, सिर्फ अपनी थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। हम खुद से मिलने से डरते हैं, क्योंकि खुद से मिलने पर जो दिखता है वो कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल होता है। हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, वो रिग्रेट्स जो हमने जिंदगी के किसी कोने में छिपा दिए हैं, सब सामने आ जाते हैं। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं यही जर्नी सबसे जरूरी है। जो खुद को जान लेता है वो किसी से नहीं डरता, वो किसी को प्रूव नहीं करता, वो बस होता है क्वाइटली, पावरफुली। उसे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो पूरा है अपने आप में।
लाओ त्सु ने लीडरशिप के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, हर जगह उतनी ही रेलेवेंट है। वो कहते हैं, अ लीडर इज बेस्ट व्हेन पीपल बेयरली नो ही एग्जिस्ट्स। व्हेन हिज वर्क इज डन, हिज एम फुलफिल्ड, दे विल से, वी डिड इट आवरसेल्व्स। बेस्ट लीडर वो नहीं जो सबसे जोर से बोलता है। बेस्ट लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स देता है, जो स्टेज पर खड़ा होकर मैं करता है। बेस्ट लीडर वो है जो अपनी टीम को, अपने लोगों को इतना कैपेबल बना दे कि जब काम पूरा हो तो वो लोग खुद कहें, हमने किया। एक फादर के बारे में सोचो जो हर काम खुद करता है। बच्चे को कभी खुद ट्राई नहीं करने देता, बच्चे की हर गलती पर छींटाकशी करता है। वो बच्चा कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। और एक फादर जो बच्चे को गिरने देता है, सीखने देता है, फेल होने देता है, खुद ट्राई करने देता है, वो बच्चा एक दिन लीडर बनता है। यही लाओ त्सु का फिलॉसफी है। लीड बाय बीइंग, नॉट बाय डूइंग। अपनी प्रेजेंस से लीड करो, अपनी नॉइस से नहीं। लाओ त्सु एक बहुत प्रोफंड बात कहते हैं, व्हेन पीपल सी थिंग्स एज ब्यूटिफुल, अगलीनेस इज क्रिएटेड। व्हेन पीपल सी थिंग्स एज गुड, ईवल इज क्रिएटेड। मतलब हम जो भी लेबल करते हैं उसका ऑपोजिट ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट होने लगता है। लाइट है तो डार्क है, गुड है तो बैड है, जॉय है तो पेन है, सक्सेस है तो फेलियर है। और ये ऑपोजिट्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, ये एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। तुम्हें पता कैसे चलता है कि खुशी क्या होती है? जब तुमने दुख देखा हो। तुम्हें पता कैसे चलता है कि रोशनी क्या होती है? जब तुमने अंधेरा देखा हो। तुम्हें पता कैसे चलता है कि रेस्ट कितनी जरूरी है? जब तुम थके हो। रियल लाइफ में जब कोई बुरा वक्त आता है तो हम टूट जाते हैं, रोते हैं, पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया था? लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, उस बुरे वक्त के बिना तुम अच्छे वक्त की कद्र नहीं कर सकते। उस डार्कनेस के बिना तुम लाइट को नहीं पहचान सकते। उस दर्द के बिना तुम उस खुशी को महसूस नहीं कर सकते जब वो आती है। डोंट फाइट द बैड टाइम्स, अंडरस्टैंड देम। दे आर नॉट पनिशिंग यू, दे आर शेपिंग यू। वो तुम्हें हॉलो नहीं कर रहे, वो तुम्हें डीपर कर रहे हैं। पूरी ताओ ते चिंग में लाओ त्सु एक कैरेक्टर का जिक्र करते हैं, द सेज, यानी वो वाइस पर्सन जो ताओ के अकॉर्डिंग जीता है। और जब तुम उनकी डिस्क्रिप्शन सुनोगे तो शायद तुम्हें कोई जाना पहचाना चेहरा याद आएगा। सेज कैसा होता है? वो कंपीट नहीं करता, इसीलिए कोई उससे कंपीट नहीं कर सकता। वो क्लेम नहीं करता, इसीलिए उसे प्रूव नहीं करना पड़ता। वो सॉफ्ट है, इसीलिए वो टूटता नहीं। वो खाली है, इसीलिए वो हर चीज को रिसीव कर सकता है। वो प्रेजेंट में जीता है, न पास्ट के गिल्ट में, न फ्यूचर की एंजाइटी में। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो रियल लाइफ में? कोई जो बहुत शांत है, जो बहुत कम बोलता है, जो कभी ड्रामा नहीं करता, जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है वो एग्जैक्टली सही बात कह देता है। जिसके पास जाने पर तुम्हें अपने आप शांति मिलती है, जो हर सिचुएशन में सेंटर्ड रहता है। वो सेज है, वो ताओ में जीता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, वो सेज कोई टेम्पल में बैठा सेंट नहीं है। वो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे घर में भी हो सकता है। शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर हो, शायद तुम्हारा वो दोस्त हो जिसे तुम बहुत बोरिंग समझते थे क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था। किताब के अंत में लाओ त्सु कहते हैं, द ताई ऑफ हेवन बेनिफिट्स एंड डज नॉट हार्म। द वे ऑफ द सेज इज टू एक्ट विदाउट कंपीटिंग। इस पूरी किताब का सार यही है, नेचर कंपीट नहीं करती। सूरज रोज उगता है बिना किसी को इम्प्रेस किए, फूल खिलता है बिना किसी को दिखाने के लिए, नदी बहती है बिना किसी रेस में, पेड़ बढ़ता है बिना किसी को प्रूव किए। और हम हर रोज रेस में हैं, किसी से बेटर होने की रेस, किसी से आगे निकलने की रेस। मोर लाइक्स, मोर मनी, मोर फॉलोअर्स, मोर सक्सेस। हम इतना कंपीट कर रहे हैं कि खुद जीना भूल गए हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम एक दिन भी वो रेस छोड़ दो, अगर एक दिन के लिए तुम बस हो, एग्जिस्ट करो, बिना प्रूव किए, बिना कंपीट किए,
बिना किसी को इम्प्रेस किए, क्वाइटली, सिंपली, फुल्ली। क्या होगा? शायद उस दिन तुम पहली बार जिंदगी को फील कर पाओगे। शायद पहली बार चाय की चुस्की में वो टेस्ट आएगी जो बहुत दिनों से गायब थी। शायद पहली बार सुबह की धूप वार्म लगेगी। शायद पहली बार किसी के हाथ को होल्ड करने में वो कनेक्शन महसूस होगा। टायो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और तुम भी उसी टायो का हिस्सा हो। तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे सपने, तुम्हारा दुख, तुम्हारी खुशी, सब ताओ में है। बस उसके साथ लड़ना बंद करो, उसके साथ बहो। बुक्समेल की बात दोस्तों, ताओ ते चिंग कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो तुम्हें 5 स्टेप्स टू सक्सेस देगी। कोई रेसिपी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी असली शेप दिखाती है, जो बताती है तुम पहले से वो सब हो जो तुम बनना चाहते हो। बस तुम खुद को ढक रखा है लेयर्स के नीचे। ईगो की लेयर्स, फियर की लेयर्स, सोसाइटी की लेयर्स। इसे पढ़ने के बाद एक फीलिंग होती है जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हो और धीरे से कहा हो, रिलैक्स, यू डोंट हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट, जस्ट फ्लो। 2500 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने एक बॉर्डर पर बैठकर 5000 वर्ड्स लिखे थे, और आज वो वर्ड्स दुनिया की हर भाषा में, हर घर में, हर दिल में कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं। क्योंकि ताओ हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और तुम भी उसी ताओ का हिस्सा हो। ये थी आज बुक्समेल पर इस गहरी, क्वाइट, ब्यूटीफुल किताब की कहानी। अगर आज इस किताब ने तुम्हारे दिल को जरा सा भी छुआ, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे अभी इसकी जरूरत है, जो थका हुआ है, जो रेस से ऊब गया है, जो बस थोड़ा सा रुकना चाहता है। क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो फील की जाती हैं।